हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं दो मूवीज़ को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट मूवी होगी द ड्राउन्ड जायंट और सेकंड मूवी द आइस एज। तो चलिए हम शुरू करते हैं द ड्राउन्ड जायंट से। फ्रेंड्स, इस मूवी की शुरुआत में हम 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक सी बीच पर जा रहे होते हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट स्टीवन हमें डेड जायंट की ये स्टोरी सुनाएगा। दरअसल इस समंदर में एक दिन बहुत बड़ा तूफान आ गया था और इसी तूफान की वजह से एक डेड जायंट बहकर सी बीच पे आ जाता है और इस डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफ़ी हैरान थे और इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग सी को विजिट करते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ और जायंट की कहानियाँ होती हैं और इसीलिए अब साइंटिस्ट खुद सी बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं, जहां वो खुद उस जायंट को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जिसके बारे में अब तक वो सिर्फ सुन ही रहे थे। उस जायंट को वहां देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं, लेकिन सब उससे डरते हैं, कोई भी उसे टच नहीं करता है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट स्टीवन और उसके आदमी ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस जायंट का वजन लगभग 80 टन के अप्रॉक्स होगा। फिर स्टीवन कहता है कि जायंट के बारे में मैंने ये सुना है कि इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन स्टीवन उसके नोज़ और लिप्स को देख के ये भी कहता है कि ये एक यंग जायंट है। अब वो तीनों साइंटिस्ट उस जायंट की बॉडी के आसपास घूमते हैं और इसी दौरान स्टीवन उसके हाथ के पास जाता है, जो दिखने में तालाब जैसा लग रहा था। यानी कि उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद वो एक तालाब की तरह बन चुका था और उसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही थी। फिर स्टीवन कहता है कि इस जायंट के साइज से ज़्यादा तो हैरान करने वाली बात ये है कि अभी तक ये जायंट एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो बीच पर खड़े हुए लोगों को जायंट से कंपेयर करता है और फिर कहता है कि ये तो जायंट की छोटी छोटी इनकम्प्लीट कॉपीज़ हैं। अब स्टीवन उस जायंट को देख ही रहा था कि इसी दौरान उसकी कजिन उस जायंट पे चढ़ जाती है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को ये बताती है कि एकदम सेफ है और इसीलिए वो सब लोग एक एक करके उस जायंट की बॉडी पे चढ़ने लगते हैं और ये सब करके वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। कोई उस जायंट की बॉडी पे जंप कर रहा था तो कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पे चढ़ता है और दूसरी तरफ उसके कलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, उस जायंट के साथ खेलने के लिए लोग वहाँ कम हो रहे थे, क्योंकि अब सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। अब 3 दिन के बाद स्टीवन फिर से यहाँ आता है, क्योंकि उसका उस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था, क्योंकि उसका दावा था कि उसे उस जायंट पे नज़र रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही है और वो जायंट आसपास के लोगों के बजाय ज़्यादा जिंदा था। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे उस जायंट के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे हैं और कुछ आदमी तो उस जायंट को काटने की भी तैयारी कर रहे हैं। तब वो आज जायंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है ताकि जायंट के पास कोई भी ना हो। लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि जायंट डीके होना शुरू हो गया है और इसी वजह से उसका हर एक बॉडी पार्ट काफ़ी अजीब दिख रहा है। अब वो जायंट के एक कान पर एक लड़की को देखता है जो इस जायंट के कान को एज ए चेयर यूज़ कर रही थी। अब स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट के फेस से उसकी यूथफुल लुक खत्म हो रही है, यानी कि डीके होने की वजह से अब वो जवान नहीं दिख रहा। अब वो अंदाज़ा लगाता है कि सी के पानी में बहुत दिन रहने से उसके टिश्यूज खराब हो गए हैं और इसी वजह से उसकी बॉडी डैमेज हो रही है। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को देखता है जो कि उसके मुंह में जा रहा होता है। अब स्टीवन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है और जायंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद वो अब जायंट की बाजू को देखता है जो एकदम से डिके हो चुका था और उसका कुछ बचा हुआ पार्ट्स इंसेक्ट्स और बर्ड्स खा रहे थे और उसकी आंखों के ऊपर भी एक अजीब सा कवर आ गया था जो कि उसकी आईज को भी एक तालाब के जैसा लुक दे रहा था। इसके बाद स्टीवन उसकी आंखों में अपना शैडो देखता है और सोचता है कि इस जायंट के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे अकेलेपन ने दी है और इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब स्टीवन उस जायंट के पास जाता है तो देखता है कि उसकी आर्म्स और लेग्स पूरी तरह से डीके हो चुके हैं और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देखता है, जहाँ पर जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी और इंसल्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि इंसान ही थे, जबकि जायंट भी तो एक इंसान का ही क्रिएचर था।
फिर नेक्स्ट डे स्टीवन जब दोबारा से उस जाइंट के पास जाता है तो वो देखता है कि उस जाइंट का तो सर भी अब अलग कर दिया गया है और बर्ड्स और इंसेक्ट्स उस जाइंट को खा रहे हैं और सर के बगैर उसकी बॉडी अब इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। और इसी के साथ स्टीवन और इस डेड बॉडी यानी कि डेड जाइंट का रिलेशन भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। फिर इसके बाद स्टीवन काफ़ी दिनों के बाद बीच पर नहीं आता और काफ़ी हफ्तों बाद जब वो अब बीच पे आता है तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि अब जाइंट के पास ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वो इंसान लगे और अब वहाँ पर सिर्फ बाकी रह गया था उसका ग्रेट कंकाल। और इसी के साथ उन सब लोगों का इस जाइंट से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था। और इसी तरह अब काफ़ी महीने बीत जाते हैं और लोग अब जाइंट की एंट्री को भी भूल जाते हैं और जाइंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स एज ए डेकोरेशन अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जाइंट का स्कल एक ग्राउंड में पड़े हुए देखता है। उसका मानना था कि अगर वो इसको ध्यान से देखेगा तो उसे उसकी नोज़ और आईज बोन भी अच्छे से दिखाई देंगी, क्योंकि स्टीवन के मुताबिक ये डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी है उन बातों से जो स्टीवन के दिमाग में है। यहाँ पे उस जाइंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था। साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने उस जाइंट को देखा है वो उसे मॉन्स्टर ही समझते हैं जो कि मर चुका था, लेकिन वो जाइंट उसके लिए आज भी जिंदा है और वो अक्सर अपने ड्रीम्स में देखता है कि जाइंट उसके शहर से गुजर रहा है और अब वो समंदर में वापस जाने के लिए जगह जगह से अपने बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा है। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है और हमें एक डीप मैसेज भी देती है कि इंसान इस स्टेज ऑफ वर्ल्ड में आता है और किस तरह से दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। वो लोगों से सीखता है, उन्हें सिखाता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं, यानी कि दिन महीने साल गुजरने के साथ साथ सब उस परफॉर्मर को भूल जाते हैं। जैसा कि हमने इस मूवी में देखा कि कैसे एक जाइंट आया और सबका अट्रैक्शन बन गया, लेकिन जैसे जैसे वो डिके हुआ और टाइम बीता सब उसे भूल गए, यानी कि उसकी एंट्री को भी भूल गए। और यही हमारी दुनिया का, इंसानियत का कड़वा सच है कि जब तक कोई इंसान ज़िंदा रहता है तब तक लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन जब वो इंसान मर जाता है तो थोड़े ही दिनों बाद उसे लोग भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेक्स्ट मूवी द आइस एज को। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। इनमें से आदमी जिसका नाम रॉड था वो अपने घर में कुछ सामान लाते हुए नज़र आता है और इसी दौरान उसकी वाइफ गेल घर में सामान सेट कर रही होती है। गेल को अपने इस न्यू अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज नज़र आता है जो कि लैंडलॉर्ड इसी घर में छोड़ गया था। गेल उस अगली से फ्रिज से परेशान थी, लेकिन डॉग उसे कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी में ज़रूर कुछ अमेजिंग होता था, जिस पर गेल टॉन्टिंग वे में उसे कहती है कि हाँ, ये अगली सी मोटर जो इसके ऊपर लगी हुई है। गेल यहाँ पर नया फ्रिज रखना चाहती है, लेकिन डॉग अभी न्यू फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता। गेल अपने हस्बैंड की चालाकी को मजाक बना के उड़ाती है। फिर वो दोनों इस इशू को यहीं पर छोड़कर ड्रिंक एंजॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि वो शिफ्टिंग करते करते काफ़ी थक जो गए थे। अब जैसे ही डॉग फ्रिज में आइस लेने के लिए जाता है तो उसे फ्रिज आइस जंग से ढका हुआ नज़र आता है। फिर वो मुश्किल से एक क्यूब निकालकर अपने ड्रिंक में डालता है। वो दोनों मिलकर बैठते हैं और अपने नए घर की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अब ड्रिंक की एक सिप लेने के बाद में रॉक को आइस की क्यूब में एक अजीब सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक जानवर है, तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो आइस क्यूब गेल को दिखाता है और उससे पूछता है कि देखो, क्या सच में इसमें कुछ है। जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आती है और वो एक छोटे से क्रिएचर को आइस क्यूब में फ्रिज देखती है। अब वो दोनों उस क्रिएचर को देख के काफ़ी हैरान और कंफ्यूज्ड में थे, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। फिर वो नोटिस करते हैं कि इस छोटे से क्रिएचर का शिकार किया गया है, क्योंकि उन्हें उसकी बॉडी में स्पेयर्स नज़र आते हैं। अब वो और ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब गेल जल्दी से जाकर फ्रिज से सारी आइस क्यूब्स को बाहर निकालती है और आइस को हटाने पर वो देखती है कि इस फ्रिज में पूरी एक मिडल सिविलाइजेशन चल रही है। फ्रिज के अंदर टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। अगर रियल वर्ल्ड का 1 सेकंड गुजर रहा था तो वहाँ का 1 हफ्ता गुजर रहा था। और ये सब देखकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे थे कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब वो शहर के अंदर जो लोग थे वो इन दोनों को बहुत गौर से देख रहे थे।
क्योंकि वो छोटे छोटे थे इसलिए इन दोनों को जाइंट समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को इनके यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद रॉग उस छोटे से क्रिएचर को अपने घर के एक प्लांट में दफन कर देता है। इसके बाद जब वो दोनों वापस से फ्रिज को खोलते हैं कि अब वो शहर मिडल एज से इंडस्ट्रियल एज में आ चुका है, और वो भी सिर्फ इतने से ही टाइम में, क्योंकि अभी वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे, लेकिन फ्रिज के अंदर के शहर में तो सदियां गुजर गई थी। अब उनके देखते ही देखते उस फ्रिज की दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी थी, और ये देखकर रॉग काफ़ी उदास था क्योंकि वो उस टाइम को मिस कर रहा था जो उन्होंने शुरुआत में देखा था। वो सोच रहा था कि फिर फ्रीज़र के अंदर के लोग उन्हें क्या समझते हैं, कहीं वो उन दोनों को गॉड तो नहीं समझ रहे। लेकिन फिर वो फ्रिज के अंदर 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को उन्हीं के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो कह रहे थे कि हम इन 2 पागल जाइंट्स को हमेशा देखते हैं, और हम इस ब्रोकली को भी देखते देखते थक गए हैं जो इस गेल के दांतों में नज़र आती है। अब इन दोनों के देखते देखते ही वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी मॉडर्न कम्युनिटी में चेंज हो जाती है, और वहाँ की सारी बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर्स में चेंज हो गई थी, और साथ साथ उन्हें वो छोटी छोटी चीज़ें उड़ती हुई नज़र आती है। और टाइम को गुजरते हुए वो लोग काफ़ी गौर से देख रहे थे। रॉग अब इस एज को देख के काफ़ी सरप्राइज था, और वो सोच रहा था कि अगर ये सब हमारी दुनिया से रिजेंबल करता है तो मॉडर्न एज के बाद क्या होगा। और इतनी ही देर में वो वहाँ एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तब रॉग हैरान होता है कि ये क्या है, और वो उसे देखने के लिए करीब जाता है। इसके बाद वो ज़ोरदार झटके से दूर गिरता है। अब गेल उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाती है और उसका फेस जला हुआ देखती है, जिससे उनको अंदाज़ा होता है कि वो एक लॉन्चर था और वहाँ पर वॉर चल रही थी। और जब कुछ सेकंड्स के बाद वो वापस वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब वो इस फ्रीज़र को बंद कर देते हैं क्योंकि वो इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, अपने खाने को काफ़ी इंजॉय करते हैं, और इस दौरान उनको 1 घंटा गुजर चुका होता है जिसमें उन्होंने अभी तक फ्रिज को खोलकर नहीं देखा था कि वॉर ख़त्म भी हुआ है या नहीं। अब रॉब कहता है कि हमें फ्रिज को दोबारा खोल के देखना चाहिए, लेकिन इस बार वो थोड़ा डर रहे थे। वो वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ देखने से डर रहे थे, लेकिन जब वो फ्रिज खोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि वहाँ पर वॉर ख़त्म हो गई है और छोटे छोटे इंसानों ने सब कुछ रिकवर कर लिया है। वो वहाँ पर छोटी छोटी फ्लाइंग कार्स को भी देखते हैं जो कि सिटी में पर्ल्स की तरह लग रही हैं। वो सिटी की इस स्टेज को अपनी फ्यूचर से कंपेयर करते हैं। अब इस फ्रिज की दुनिया में उन्हें फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाई देता है जहाँ पर आसमान से बातें करती हुई सुपर स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स इस सिटी को काफ़ी अच्छा लुक दे रही थी। इसके बाद वो सिटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है जिससे बहुत सारी लाइंस कनेक्ट होती हैं। अब रॉब और गेल को लग रहा था कि सब लोग इसमें रहते हैं, लेकिन तभी वो पिरामिड स्ट्रक्चर सारी सिटी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है और वो एक बड़ी सी एनर्जी बॉल में चेंज हो जाता है और फट जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर स्पार्क्स उनके पूरे किचन में फैल जाते हैं, जिन्हें वो लोग बड़ी गौर से देखते हैं और उन्हें ये सब एक फैंटेसी वर्ल्ड का पार्ट लग रहा था। इसके बाद वो स्पार्क्स दोबारा से जमा होकर फ्रीज़र के अंदर चले जाते हैं। फिर एकदम से ही सब कुछ गायब हो जाता है। इन सब को देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉब को लग रहा था कि अब वो वापस आने वाले हैं, लेकिन गेल को ये लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और वास्तव में ये सब कुछ दुनिया के ख़त्म होने को जाहिर कर रहा था। रॉब अब फ्रिज का स्विच बंद कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उन दोनों ने कुछ ही घंटों में ह्यूमैनिटी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख लिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो कपल अपनी नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके जहन में कल के बारे में बहुत सारे सवाल थे और वो अब सस्पेंस में फिर से उस फ्रीज़र को देखते हैं जहाँ पे छोटे छोटे इंसान वापस आ गए थे और वो डायनासोर के मीट से अपना पेट भर रहे थे और कुछ तो डायनासोर से बचकर भी भाग रहे थे। यानी कि अब ये ह्यूमैनिटी का स्टार्ट दिखाया जा रहा है। और यहाँ अब वापस से इस कपल को दिखाते हुए हमारी ये मूवी भी एंड हो जाती है, जो अब नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले इन छोटे छोटे ह्यूमंस और एनिमल्स को देखने में बिजी हो गए थे। दरअसल ये मूवी हमें इस दुनिया की क्रिएशन और एंडिंग के कंसेप्ट को क्लियर करती है। इसमें इंसान के नेचुरल हैबिटेट से मॉडर्न एज तक के सफ़र को दिखाया जाता है। इस स्टोरी में दिखाया गया फ्रिज हमें मैनकाइंड के रिप्रेजेंट्स को बताता है और वहीं वो कपल हम इंसानों के बिहेवियर को शो करता है। यानी कि जब
फ्रिज के अंदर वॉर शुरू हुई तो उन्होंने फ्रिज को बंद कर दिया और वो अपने आप में ही बिजी हो गए। और ये सब इंसान के दुनिया को लेकर के इंटेंशंस को शो करता है। और लास्ट में उस पिरामिड में सारी दुनिया का चला जाना ह्यूमैनिटी की एंडिंग को शो करता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, होप आपको दोनों मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।